हेलो स्टूडेंट्स, पौधों के विभिन्न भाग नाम के चैप्टर में जड़ के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हमारा पौधों के विभिन्न भाग से रिलेटेड अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेम मीन्स तना। अब कॉमनली ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि तना जब बीज का अंकुरण होता है, जब बीज का अंकुरण हुआ तो ये ऊपर एक संरचना निकलती है जिसको अपन कहते हैं प्रांकुर, प्लूमिल, और यही आगे चलकर किसमें बदल जाता है, तना, स्टेम का निर्माण करता है। तो सबसे पहले अपन ये 2 पॉइंट्स तो लिख लेते हैं। बीज अंकुरण यानी जर्मिनेशन के पश्चात बने प्रांकुर से ही तने का निर्माण ओब्लिक विकास होता है। एक बात तो ये हुई। अब तना जो होता है इसका प्रमुख कार्य क्या है, ये बड़ा भी हुआ। नीचे जो हमने पढ़ा था मूलांकुर, रेडिकल, और इससे किसका निर्माण होगा, जड़ का। अब ये प्रांकुर से तना बन गया और मूलांकुर से जड़ बन गई। अब तना क्या कार्य करता है, यहां पे लीफ भी बना देते हैं अपन, पत्ती। तना क्या कार्य करेगा, जड़ों के द्वारा ग्रहण किया गया जल प्लस खनिज लवण, मिनरल वाटर, एक साथ क्या बोलेंगे अपन इससे, मिनरल वाटर, यानी जड़ों के द्वारा ग्रहण किया गया ये मिनरल वाटर जड़ से कहां जाएगा, तने में, और तने से कहां तक पहुंचेगा, पत्ती तक। पत्ती में पहुंच के ये पहुंच गया यहां पर जल, जड़ से पत्ती की तरफ, लेकिन पत्तियों ने वायुमंडल से कौन सी गैस ले ली, CO2, सूर्य का प्रकाश, और यहां पर क्या बनेंगे, ये भोजन, फूड। अब जिस प्रकार से जड़ों ने पानी पिया था, लेकिन पानी की आवश्यकता संपूर्ण पौधे को होती है, तो जल कहां से कहां की ओर गया, जड़ से पत्ती की ओर, यानी ये कौन बना, माध्यम। जड़ को अपने यहां से जल पत्ती तक पहुंचाना है, तो ये बीच में कौन बना, माध्यम, एक पाथवे बना। वैसे ही भोजन का निर्माण मुख्य रूप से किसने किया, पत्ती ने, लेकिन भोजन की आवश्यकता संपूर्ण पादप को है, तो ये भोजन पत्ती से कहां तक जाएगा, जड़ की तरफ। तब भी माध्यम कौन बना, तना। तो तना एक ऐसी संरचना होती है किसी पौधे की जो जल और भोजन यानी खनिज लवण युक्त जल और भोजन दोनों के संवहन के लिए माध्यम का कार्य करता है। चाहो तो आप डायग्राम भी बना सकते हो, इसमें जल की डायरेक्शन आप ऊपर की तरफ, जल की डायरेक्शन बना सकते हो ऊपर की तरफ पत्ती तक, और भोजन की डायरेक्शन बना सकते हो नीचे की तरफ जड़ तक। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसका अगला पॉइंट, इसका मुख्य कार्य जड़ से पत्ती की ओर जल का संवहन इसका मुख्य यह, लैंग्वेज चेंज करते हैं, यह जल जड़ से पत्ती की ओर होने वाले जल संवहन मीन्स वाटर वेस्कुलेशन के लिए एक मध्य पथ यानी मिड पाथवे ओब्लिक माध्यम का कार्य करता है। इस शब्द पे ध्यान देना, जल संवहन यानी वाटर वेस्कुलेशन
और एक को लिख देता हूं, यह पत्ती से जड़ की ओर होने वाले भोजन संवहन। अब भोजन का वेस्कुलेशन कहां से कहां की ओर होगा? पत्ती से जड़ की ओर। जल संवहन, भोजन संवहन के लिए भी एक मध्य पथ ऑब्लिक माध्यम के रूप में कार्य करता है। यहां पे भी ये लिखेंगे, के रूप में कार्य करता है। अच्छा, ये तो हुआ तने के बारे में एक सामान्य जानकारी। और तने के लंबाई के आधार पर पौधों के प्रकार, ये सब चीजें अपन पहले पढ़ चुके पौधों के प्रकार नाम के टॉपिक में। यहां पर अपन पढ़ लेते हैं कि जो तना होता है इसके रूप कौन कौन से होते हैं। तो अलग अलग रूपों में तना पाया जाता है। इसके मुख्यतः 3 रूप होते हैं, जिसके बारे में मैं लिखा देता हूं यहां पर। अगला टॉपिक डालिए, तने के प्रकार या तने के प्रकार या तने के विभिन्न रूप। इसमें लिखो, यह मुख्यतः निम्न 3 प्रकार का होता है। अब इसमें सबसे पहले जो ए टॉपिक ले रहा हूं मैं यहां पर, उसका नाम है वायवीय तना। जो ए टॉपिक ले रहा हूं मैं यहां पर, उसका नाम है वायवीय तना। और जो बी टॉपिक लेंगे अपन यहां पर, उसका नाम है अर्धवायवीय तना। और जो तीसरा टॉपिक लेंगे अपन यहां पर, सी, वो है भूमिगत तना। इसे कहते हैं एरियल स्टेम, इसे कहते हैं सेमी एरियल स्टेम, और इसे कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अब तीनों को शॉर्ट में मैं लिखा देता हूं, केवल यह एग्जांपल अक्सर पूछा जाता है जनरल साइंस में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वायवीय तने को। इस तने की खासियत क्या होती है? चलो एक एक करके लिखाता हूं, डायग्राम भी बन जाएंगे अपने। वायवीय तने की खासियत क्या होती है? ये तना, ये नीचे तो है जड़ और ये है ऊपर तना। यानी इसके लिए पहला पॉइंट लिखने वाले हैं अपन, यह तना पूर्ण रूप से भूमि के बाहर अर्थात वायुमंडल में, भूमि के बाहर वायुमंडल में स्थित होता है। अब पूर्ण रूप से भूमि के बाहर वायुमंडल में स्थित होता है, तो इसके एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल, अब इसके रूप भी हैं अलग अलग, वो भी देख लेते हैं अपन। जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 प्रकार का होता है ये वायवीय तना।
इसमें सबसे पहले ले रहे हैं अपन स्तंभ प्रतान। स्तंभ को क्या कहते हैं? स्टेम। प्रतान को क्या कहा था अपन ने पहले? टेंड्रिल। और इसका जो उदाहरण है वो है अंगूर व कुकुरबिटेसी कुल के पादप। फैमिली है ये कुकुरबिटेसी। इसकी जो प्लांट्स होते हैं उसमें स्तंभ प्रतान पाया जाता है। इसके बाद देखिए आप स्तंभ शूल अथवा कटक, कांटे, इसे कहेंगे स्तंभ को स्टेम, और कांटों को क्या कहते हैं? थॉर्न। इसके बाद देखो अब आपने ऐसे कौन से तने देखे हैं जिसमें से कांटे निकले रहते हैं? जैसे आप नींबू का पौधा देखिए, कांटे नजर आएंगे। बेर देखिए, कांटे नजर आएंगे। गुलाब देखिए, उसके तने में कांटे नजर आएंगे। तो तने में कांटे का मतलब है स्तंभ में शूल या कटक का होना। एक और लिख देते हैं अपन यहाँ पे, वह बोगेनविलिया। बोगेनविलिया, ये चार अच्छे एग्जाम्पल हैं इसके, जिसके स्तंभ में क्या पाया जाता है? शूल या कटक। इसके बाद है अपने पास पर्णाभ। पर्णाभ स्तंभ, एक और इसी से मिलता जुलता है पर्णाभ पर्व, और लास्ट वाला लिखेंगे अपन पत्र प्रकलिकाएं। इसे कहते हैं बुलबिल्स। पर्णाभ स्तंभ को कहते हैं फाइलेक्लोट्स, फाइलोक्लेट्स, और पर्णाभ पर्व को कहते हैं क्लेडोट। अब इनके उदाहरण देखो आप, ये कई बार पूछे हुए उदाहरण है पर्णाभ स्तंभ का और पर्णाभ पर्व का, पत्र प्रकलिका का। पर्णाभ स्तंभ में आ जाता है अपने नागफनी, इसको मैं समझाऊंगा भी सही अभी। और एक और लिख देते हैं अपन यहाँ पर केजुराइना। दोनों अच्छे एग्जाम्पल हैं पर्णाभ स्तंभ के। पर्णाभ पर्व के भी दो अच्छे एग्जाम्पल हैं, जैसे सतावर और एक रसकस। सतावर को एस्पेरेगस कहते हैं, एस्पेरेगस, शतावर व रसकस। और फाइनली पत्र प्रकलिका। पत्र प्रकलिका का अच्छा उदाहरण है अलोए, जिसे अलोएवीरा भी कहते हैं। आप पूरा नाम भी लिख सकते हो, एलोवेरा, अगेव, ऑक्जेलिक, प्लांट का नाम है ये, व पाइनएप्पल, अनानास। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर, ये सब एरियल स्टेम के एग्जाम्पल हैं जो पूर्ण रूप से भूमि के ऊपर पाया जाता है। इसे तो नोट कीजिए आप। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है अर्धवायवीय तना। अगला जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है अर्धवायवीय तना। बी करके लिख देता हूं मैं यहां पर। यानी सेमी एरियल स्टेम। अब इसमें क्या होता है कि जो तना है ये पूर्ण रूप से भूमि के ऊपर न होकर आधा होता है जमीन के नीचे और आधा होता है, जरूरी नहीं है आधा आधा हो, कम ज्यादा हो सकता है, ये है जड़। अर्धवायवीय यानी जो आधा तो हो वायु में और आधा हो भूमि के अंदर, यह तना पूर्ण रूप से भूमि के बाहर वायुमंडल में स्थित, यहां बीच में एक शब्द जोड़ रहा हूं पहले, नहीं होता है। एक बात तो ये लिखी हमने। दूसरी बात क्या लिखने वाले हैं कि अगर पूर्ण रूप से बाहर नहीं होता तो फिर कहां स्थित होता है? तो यह तना आधा
भूमि के बाहर व आधा भूमि के भीतर पाया जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अर्धवायवीय तना। यानी वायुमंडल में केवल आधा भाग होगा तने का, बाकी का सारा भाग भूमि के अंदर धंसा हुआ या फिर स्थित होगा। इसके बाद अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे हमने देखे थे यहाँ पर वायवीय तने के एग्जाम्पल, काफी अच्छे अच्छे नोट किए अपन ने एग्जाम्पल यहाँ पर। उसी प्रकार से अपन अर्धवायवीय तने के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अर्धवायवीय तने के लगभग 4 प्रकार के एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन। ये लिख दी मैंने यहां पर चारों। इसमें सबसे पहले आता है ऊपरी भूस्तारी। सबसे पहले क्या आएगा, ऊपरी भूस्तारी। इसे कहते हैं रनर्स। और सबसे नीचे आएगा अंतःभूस्तारी। इसे कहते हैं सकर्स। बीच में आएंगे भूस्तारी और भूस्तारिका। इसको कहते हैं स्टोलन और इसको कहते हैं ऑफसेट। इनके केवल एग्जाम्पल अपने को पढ़ने हैं। इनकी थ्योरी सिंपल सी है, लेकिन जब कभी बायोलॉजी में पढ़ेंगे तब डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जनरल साइंस में केवल इनके एग्जाम्पल अपने को पढ़ने हैं। ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी, भूस्तारिका, अंतःभूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी का जो उदाहरण है उसमें सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे दूब घास, ब्रह्मी बूटी व मार्सिलिया। मार्सिलिया प्लांट मैंने लिखा है, आपको कभी चेक करना। पौधों के प्रकार नाम के टॉपिक में लिखा है किस प्रकार का प्लांट है। ये आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसे सोल्व करें। देन अंतःभूस्तारी देख लो। ये तो जमीन के बाहर इसे पूरे जमीन पर फैलने का काम करते हैं। जैसे आपने दूब घास देखी होगी, वैसे अंतःभूस्तारी भूमि के अंदर पाई जाती है। अंदर ही ये ग्रोथ करती है। और इसका अच्छा उदाहरण है गुलदाउदी। यानी इसका जो स्टेम होगा आधा भूमि के अंदर, वो काफी अच्छे से अंदर ही अंदर ग्रोथ करेगा, गुलदाउदी व पिपरमिंट। अब बच्चों में भूस्तारी और भूस्तारिका। तो भूस्तारी का जो अच्छा एग्जांपल है जैसे पैसिफ्लोरा, एक और लिख देते हैं यहां पर, जैस्मिन अच्छा उदाहरण है इसका। चलो एक और लिखाता हूं मैं यहां पर, पुदीना, जैस्मिन व स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के बारे में कई बार पूछा हुआ है कि इसका तना किस प्रकार का होता है, भूस्तारी। अब भूस्तारिका के एग्जांपल देखो, जलकुंभी व पिस्टिया। जलकुंभी ओब्लिक आइकोर्निया व पिस्टिया। इसी के साथ अपना ये भी कंप्लीट हुआ अर्धवायवीय तना, जो आधा तो होता है वायु में और आधा धसा होता है भूमि के अंदर। इसका डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। डेफिनेशन इसी से ली है अपन ने, और बाकी सारे एग्जांपल अपने को याद करना है। सी प्रकार का जो टॉपिक है अपना, अब सबसे पहले हमने तना देखा था जो पूर्ण रूप से वायु में हो, फिर आधा किसमें धस गया, भूमि में। अब पूरा किसमें चला जाएगा, भूमि में, यानी वायुमंडल में बिल्कुल भी उपस्थित नहीं होगा। इसलिए उसका नाम है अंडरग्राउंड स्टेम यानी भूमिगत तना। लिखो भूमिगत तना। यहां पे तो केवल क्या पाई जाएगी, पत्तियां, पत्तियां।
लेकिन अंदर क्या होगा, तना, और वहीं अंदर ही क्या होगी, जड़। यानी यह तना पूर्ण रूप से भूमि के भीतर, अब बाहर की जगह क्या लिख देंगे, पूर्ण रूप से भूमि के भीतर भूमिगत रूप में, यानी अंडरग्राउंड रूप में स्थित होता है। ये तो डेफिनेशन हुई। अब इसके प्रकार देख लेते हैं अपन कि अंडरग्राउंड तना भी कितने प्रकार का होता है। तो जिस प्रकार से हमने वायवीय, अर्धवायवीय यानी एरियल स्टेम और सेमी एरियल स्टेम के एग्जांपल लिखे थे, उसी प्रकार से एग्जांपल लिखेंगे अपन भूमिगत तने के यानी अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल। इसमें भी करीब अपन 4 प्रकार पढ़ेंगे विद एग्जांपल। कई बार यहां से भी पूछे जाते हैं। एग्जांपल देखो यहां पर, नंबर 1 कंद, जिसको स्टेम ट्यूबर कहा जाता है, और इसका जो परफेक्ट एग्जांपल है आलू। इस प्रकार से होता है जिससे कलिकाएं, बर्ड्स निकली रहती है। सेकंड एग्जांपल है इसका काफी अच्छा, प्रकंद। इनके इंग्लिश नाम भी याद करने हैं आपको, यहां से कई बार पूछा जा सकता है। ट्यूबर, प्रकंद को राइजोम कहते हैं। इसको मैं लिखा ही देता हूं सामने, कंद ओब्लिक ट्यूबर, इंग्लिश में भी लिख देता हूं यहां पर ट्यूबर। और इसका जो अच्छा एग्जांपल है आलू। प्रकंद को कहते हैं राइजोम। ये हिंदी में लिख के दे देता है इंग्लिश को कई बार। तो अपन हिंदी मीडियम वाले कई बार स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश को छोड़ के चले जाते हैं, भाई ऐसे प्रश्न पूछ लेगा तो अपन कर देंगे, लेकिन कई बार वो हिंदी में लिख के दे देगा राइजोम। तो याद होने के बाद भी अपना प्रश्न क्या हो सकता है, गलत। इसलिए इंग्लिश वर्ड जरूर याद करें इनके। प्रकंद का उदाहरण है अदरक, हल्दी। अदरक व हल्दी इसके काफी अच्छे एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आ जाओ, थर्ड प्रकार का जो एग्जाम्पल अपन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है शल्ककंद, जिसे बल्ब कहते हैं, BULB। और इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल है प्याज व लहसुन। एक और लिखा देता हूं, प्याज, लहसुन व लिली। और फाइनल फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है अपने पास यहां पर, शल्ककंद हो गया, प्रकंद, धनकंद, जिसको कोर्म कहते हैं। और इसका जो अच्छा एग्जाम्पल है उसमें आती है जैसे अरबी, कोलेकेसिया जिसे कहते हैं, केसर, कचालू व जिमीकंद। इसी प्रकार से अपने ये भूमिगत प्रकार का तना भी कंप्लीट हुआ। यहां पर एक तने के बारे में काफी बार पूछा जाता है, पर्णाभ स्तंभ क्या है, क्या कार्य करता है, ये किस प्रकार से मॉडिफाई होता है, ये तने के रूपांतरण में आता है। तो अपन ये 3 प्रकार के बाद एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, तने के रूपांतरण नाम से। इसे मिटा देता हूं मैं। अगला टॉपिक डालो, तने का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तने का रूपांतरण। इसकी वजह से तो कई रूपांतरण हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं केवल आपको एक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है पर्णाभ स्तंभ, फिलोक्लेट्स, जो अपन ने लिखा भी है पहले। देखो इधर, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को कहते हैं जीरोफाइट्स। इस नाम से जाना जाता है जीरोफाइट्स। ये लो,
अब मरुस्थल में उगने वाला पौधा बड़ी मुश्किल से, तो जड़ तंत्र काफी मजबूत होता है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको एक बात बताई थी कि जिन पौधों को जल आसानी से उपलब्ध नहीं होता है उनकी जड़ें काफी गहराई तक जाकर पानी को ढूंढने का कार्य करती हैं। तो इन मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की जो जड़ होती है काफी अच्छी होती है, सिस्टम काफी प्रबल मजबूत होता है इनका। अभी बड़ी मुश्किल से तो पानी को ढूंढती है, क्योंकि रेगिस्तान में या मरुस्थल में पानी की मात्रा काफी कम होती है। और हमने पढ़ा है कि एक क्रिया होती है पत्ती के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। और इस क्रिया के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि पौधा जितना भी पानी पीता है पत्तियों तक पहुंचा, रंध्र तक पहुंचा, और जितना भी पानी पीता है अगर अपन उसे 100% मान ले तो 99% जल वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जित, यानी उसका त्याग कर दिया जाता है। जिस प्रकार से हम हमारी बॉडी से पसीने का त्याग करते हैं उसी प्रकार से प्लांट अपनी बॉडी से वाष्प के रूप में जल का त्याग कर देता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। अब रेगिस्तान में यानी मरुस्थल में अपना भी मान लो अपने को कोई 1 गिलास या 1 घड़ा पानी मिल जाए रेगिस्तान में, और वो अगर गिर जाए पानी तो कितना दुख वाली बात होगी। उसी प्रकार से जो प्लांट होते हैं मरुस्थलीय प्लांट, जीरोफाइट्स, बड़ी मुश्किल से पानी ढूंढ के लाते हैं, लेकिन अगर ये पानी पूरा का पूरा 99% वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाए तो ये इनके लिए भी क्या होगी, दुखद घटना होगी, एक बुरी बात होगी। तो फिर क्या करते हैं ये पौधे, 99% जल वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ना निकले, हानि ना हो, इसके लिए अपने आप में क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन। अब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों के द्वारा, रंध्र के द्वारा संपन्न होती है। तो ये पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियां काफी छोटी कर लेते हैं। इसलिए आप कभी भी देखना मरुस्थल में उगने वाले पौधों की पत्तियां काफी छोटी छोटी होती है। अब पत्तियां छोटी हो गई तो रंध्र भी कम हो गए, रंध्र कम हो गए तो जल का त्याग बाहर की तरफ क्या होगा, बहुत कम होगा। लेकिन कुछ पौधे इन पत्तियों को भी काफी छोटा कर लेते हैं और किसमें बदल जाते हैं, ये पत्तियां किसमें बदल जाएगी, कांटों के रूप में। जैसे एक अच्छा एग्जांपल है नागफनी, या आपने देखा होगा नागफनी में जो स्ट्रक्चर अपन देखते हैं पौधे का वो कुछ इस प्रकार का होता है। और फाइनली हम क्या देखते हैं कि उससे कांटे निकले रहते हैं। ये रहे कांटे, ये कांटे वास्तव में इस पौधे की क्या थे, पत्ती। वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल की हानि को रोकने हेतु इस पौधे की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ये लो, ये कांटे जो पाए जाते हैं नागफनी में, ये वास्तव में इस पौधे की क्या थे, पत्तियां। अब पत्तियों ने क्या किया, मॉडिफिकेशन कर लिया समय के साथ, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल की काफी हानि हो रही थी तो उन्होंने अपना आकार छोटा करते करते किसमें बदल गए, कांटों में। तो अगर आपसे पूछा जाए नागफनी पौधे में जो पत्तियां थी वो किसमें बदल गई, कांटों में, यानी जो नागफनी पौधे में, या फिर ऐसे पूछा जाए नागफनी पौधे में जो कांटे हैं वो वास्तव में उसके किस भाग को प्रदर्शित करते हैं, पत्ती को। तो फिर अब ये बात आती है कि ये वाला भाग जो हमें दिखाई दे रहा है मांसल भाग, फ्लैशिंग, मांसल भाग, ये पौधे का क्या है, तो ये पौधे का वास्तव में कौन सा भाग है, तना, जो हरे रंग का दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे ये हो पौधे की पत्तियां, ऐसी नजर आती है जैसे ये पौधे की पत्तियां हैं, ऐसी ऐसी नजर आएगी ये।
अब वास्तव में ये जो हरे रंग का दिखाई देता है ये इसकी पत्तियां नहीं है, ये इसकी क्या है, स्टेम। और ये हरे रंग का हो गया किसके समान, पत्तियों के समान। तो पत्तियों ने अपना रूप चेंज कर लिया, कोई एक अच्छी घटना पत्तियों ने अंजाम दे दी। पत्तियों ने क्या किया, इस पौधे के उपस्थित जल को, पौधे में उपस्थित जल को वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा न त्यागा जाए उसके लिए पत्तियां किसमें बदल गई, कांटों में। तो जो कार्य पत्तियां करती थी प्रकाश संश्लेषण का, अब ये तो कांटों में बदल गई। तो अब ये कार्य कौन करेगा, तना। यानी जो कार्य पत्तियां करती थी, अब पत्तियां तो कांटों में बदल गई, तो वो कार्य पत्तियों की जगह कौन करेगा, तना। तो तना इसका किसके समान हो गया, पर्ण के समान। इसलिए इसको एक नाम दिया जाता है पर्ण के समान हरा होकर कार्य करने वाला तना, पर्णाभ स्तंभ। यहां लिख देता हूं, इस पौधे का तना, ये नागफनी भी होता है, केजुरैना भी लिख सकते हो, एक अच्छा एग्जांपल। इस पौधे का तना पत्तियों के समान पर्णहरित ऑब्लिक क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, हरित लवक ऑब्लिक क्लोरोप्लास्ट युक्त हरा होकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है तथा भोजन व ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ये लो, यानी कुल मिला के हमने इस प्लांट में क्या देखा कि इसकी जो पत्तियां थी वो मॉडिफाई हो गई कांटों में, ताकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा रंध्र बंद हो जाए, कम हो जाए, और वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल की हानि ना हो। तो पत्तियां तो कांटों में बदल गई, प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा भी, ठीक है, एक अच्छा काम तो कर दिया इसने, कांटों में बदलकर रंध्रों को बंद करके या कम, बहुत कम करके या कम करके वाष्पोत्सर्जन क्रिया को बंद कर दिया इसने, कम कर दिया। लेकिन अब इसका कार्य जो था प्रकाश संश्लेषण वो कौन करेगा, तो ये कार्य किसने संभाल लिया, इस पौधे के तने ने हरा होकर प्रकाश संश्लेषण किया और भोजन और O2 का निर्माण किया। अब यहां पर एक बात आती है कि इस शब्द पे अपन गौर करेंगे, पर्णाभ स्तंभ, यानी ऐसा स्तंभ या तना, स्टेम, जो पर्ण के समान कार्य करता है यानी प्रकाश संश्लेषण करता है, उसी को अपन किस नाम से जानेंगे, पर्णाभ स्तंभ। तो यहां पर मैं एक टॉपिक लिखा देता हूं पहले। इसमें सबसे पहले तो लिखेंगे यह निम्न है, या फिर डेफिनेशन में अपन यहां पर एक पॉइंट लिखते हैं, जब डेफिनेशन के लिए स्पेस नहीं है मेरे पास, मैं यहां लिखा देता हूं। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, आप ये डायग्राम मत बनाना भी। तने का रूपांतरण जो टॉपिक है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले अपन यहां से, ठीक है, नीचे से। जब किसी पादप का तना कोई अन्य कार्य करने के लिए स्वयं को रूपांतरित कर लेता है तो इसे पादप तने का रूपांतरण कहते हैं। एग्जाम्पल लिखा रहा हूं मैं यहां पर, पर्णाभ स्तंभ, और एक और लिखा रहा हूं मैं यहां पर, पर्णाभ पर्व,
जो अपन ने पहले भी लिखे हैं, फिलोक्लेड एंड क्लेडोड। इनके अच्छे एग्जाम्पल लिखे थे अपन ने, नागफनी व केजुरैना। इसके भी एग्जाम्पल लिखे थे अपन ने यहां पर, एलोवेरा, अगेव, ऑक्जेलिक, व पाइनएप्पल। इसमें क्या होता है, जो नोट स्तंभ होगा तना, वो पर्ण के समान, पर्ण आब, आपका मतलब होता है के समान, के जैसा, पर्ण का मतलब लीफ, पर्ण के समान, ऐसा स्तंभ जो पर्ण के समान कार्य करता है। देखो हमने यहाँ पर देखा कि ये इसका तना था हरे रंग का, जो पर्ण के समान हरा होकर प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर रहा है, यानी तना पत्तियों के समान कार्य कर रहा है, इसलिए हमने इसे नाम दिया कि ऐसा तना जो पर्ण या पत्ती के समान कार्य करता है, क्या कहलाता है, पर्णाभ स्तंभ। लेकिन इस प्रकार के एग्जाम्पल में क्या होगा, जो नोड होते हैं, पर्व होते हैं, जैसे ये रहे पर्व, ये भी है पर्व, और दो पर्वों को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, पर्व संधि। तो जो पर्व होते हैं वो ही किसके समान कार्य करने लग जाते हैं, पत्ती के समान। पौधे में आपने देखे होंगे, जैसे कई बार कोई पौधा है उसमें जॉइंट दिखेगा, फिर इस तरह से फिर जॉइंट दिखेगा, तो ये सब क्या है, पर्व। तो पर्व किसके समान कार्य कर रहा है, पर्ण के समान, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, पर्णाभ पर्व, यानी पर्ण के समान कार्य करने वाला पर्व, पर्णाभ पर्व, क्लेडोड। इसके अच्छे एग्जांपल है अलोए वेरा, अगेव, ऑक्जेलिक, पाइनएप्पल आदि। इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था तने के रूपांतरण, तने के प्रकार और तने के रूपांतरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे पत्ती नाम का टॉपिक, जो उसके लिए मिलेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक आप रीड करते रहें इसे।